तुम्हें याद है iPhone 4, iPhone 10, एक वो फीलिंग आती थी ना कि नया फोन लॉन्च हुआ और पूरी दुनिया बदल गई। मुझे बताओ आखिरी बार वो तुम्हें एक्चुअल में कब फील हुआ था? क्योंकि बहुत से लोगों के लिए वो मैजिक जा चुका है। वो जो फीलिंग थी वो एक प्रेडिक्टेबल राइम से रिप्लेस हो चुकी है। हर सितंबर एक नया आईफोन आता है, थोड़ा सा तेज हो जाता है, कैमरा उसका बेटर हो जाता है, लेकिन लुक्स में वो पिछले साल वाला या फिर उससे पिछले साल वाले आईफोन जैसा दिखता है। वो जो एक्साइटमेंट थी वो एक्सपेक्टेशंस में फेड हो चुकी है और वो जो रेवोल्यूशन था वो एक रूटीन में। बट क्या ये फीलिंग सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया है या फिर 21वीं सदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एक्चुअल में वर्स होता जा रहा है? एप्पल जिस कंपनी ने हमें अलग सोचना सिखाया, क्या वो अपना एज खो रही है मार्केट में या फिर वो एकदम अलग गेम पर फोकस कर रहे हैं जिसे वो नहीं चाहते कि हम लोग देखें? इस वीडियो के अंदर मैं इसकी पूरी हिस्ट्री, कंट्रोवर्सी, यूजर्स की कंप्लेंट, इवन एप्पल के सीक्रेट पेटेंट लाइब्रेरी तुम्हारे सामने रखूंगा। ये जो स्टैग्नेशन की स्टोरी है ये सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है, ये प्रूव करूंगा, बल्कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एप्पल का जो नया गोल है वो दुनिया बदलना नहीं है बल्कि अपना थ्रोन बचाना है। इस वीडियो के एंड तक तुम अपने आईफोन को उस नजर से नहीं देखोगे जिस नजर से तुम ऑलरेडी उसे देखते हो। सो टू अंडरस्टैंड कि आईफोन किस साइड जा रहा है, हमें समझना पड़ेगा कि ये आया कहां से था। 2007 में दुनिया पर ऐसे फोन राज करते थे जिसके अंदर एक छोटी स्क्रीन और कीबोर्ड मिलता था हमें। देन स्टीव जॉब्स स्टेज पर आके एक ऐसा फोन इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि था एक वाइड स्क्रीन आईपॉड विद टच कंट्रोल्स, एक रेवोल्यूशनरी मोबाइल, एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। उसका नाम उन्होंने रखा आईफोन। पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया उन्होंने अपने टच सेंट्रिक इंटरफेस से। रातों रात बटन वाले मोबाइल फोन्स को हिस्ट्री में बदल दिया। और लाइव डेमो के समय स्टीव जॉब्स ने एक लेजेंडरी कॉल लगाई स्टारबक्स को, जिस पर उन्होंने 4000 लाटेस ऑर्डर की। ये मूवमेंट था बेसिकली प्योर कॉन्फिडेंस का, स्वैगर का, क्योंकि एप्पल समझ चुका था उनके पास एक विनर है। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्टीव जॉब्स का जो इनिशियल विजन था वो बहुत लिमिटेड था। उनके लिए आईफोन एक आईपॉड था जो कि कॉल्स कर सकता था। एक आईफोन इंजीनियर ने कंफर्म किया कि उनका जो कोर मिशन था वो सिंपली बस म्यूजिक प्ले करना एंड फोन कॉल्स करना था। और जो फीचर आईफोन को किलर बनाने वाला था वो लॉन्च पर एग्जिस्ट भी नहीं करता था। फिर एक साल बाद आईफोन 3G के साथ एप्पल ने लॉन्च किया अपना ऐप स्टोर। ये था एक्चुअल में एक मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि ये सिर्फ एक फीचर नहीं था, ये थी पूरी की पूरी इकोनॉमी। इसने आईफोन को एक कूल गैजेट से बदलकर एक लिमिटलेस प्लेटफॉर्म बना दिया। पहले 60 दिन के अंदर अंदर 100 मिलियन एप्स डाउनलोड हो चुकी थी। आईफोन का जादू सिर्फ वो नहीं था जो एप्पल ने बनाया, बल्कि वो जिसके ऊपर दुनिया और चीजें बिल्ड कर सकती थी। फिर 2010 के अंदर आया आईफोन 4। अब ये वो मोमेंट था जहां पर आईफोन एक इंडस्ट्रियल आर्ट बन चुका था। स्टनिंग ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील डिजाइन जो कि रैप था अराउंड एक स्क्रीन जिसे एप्पल बुलाता था रेटिना डिस्प्ले। और उस टाइम पे आईफोन 4 को द बेस्ट स्मार्टफोन इन द मार्केट बुलाया जाता था। फिर बहुत सालों तक एप्पल पुश करता रहा, लेकिन जो अगला रेवोल्यूशन था वो ओरिजिनल आईफोन की एक डेकेड बाद तक देखने को नहीं मिला। द आईफोन X, ये था सबसे बड़ा चेंज आईफोन के अंदर। इसने होम बटन को उड़ा दिया, इंट्रोड्यूस किया ऑल स्क्रीन ओलेड डिस्प्ले, यूजर्स को फेस आईडी दी, एक कंप्लीट न्यू वे अपने फोन से इंटरेक्ट करने का। एप्पल के मार्केटिंग चीफ फिल शिलर ने इसे बुलाया द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट 10 इयर्स ऑफ आईफोन। और वो बिल्कुल सही भी थे। जो आज की डेट में तुम्हारे पास आईफोन है वो एग्जैक्टली आईफोन X का ही डिसेंडेंट है, क्योंकि उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। और यही प्रॉब्लम है कि उसने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया कि एप्पल ही उस बार को क्लियर नहीं कर पा रहा है। वो जो एक एरा था जिसमें हर साल एप्पल अपना डिजाइन चेंज करता था वो खत्म हो चुका है। आईफोन अब सेटल हो चुका है अपने कंफर्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल फॉर्म में। अब इस चीज का अंदाजा तुम लगा सकते हो, लेकिन उसकी ओवरऑल शेप से नहीं बल्कि उसकी उस नॉच से। 5 साल तक आईफोन की वो जो नॉच थी वो उसका मोस्ट डिफाइनिंग एंड मोस्ट क्रिटिसाइज्ड फीचर था, जबकि एंड्रॉइड होल पंच कटआउट्स पे शिफ्ट हो गया या फिर अंडर डिस्प्ले कैमरा पर शिफ्ट हो गया। आईफोन की नॉच हिली भी नहीं। लेकिन 2022 में एप्पल ने फाइनली अपनी वो नॉच फिक्स कर दी, लेकिन सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए, जिसका नाम उन्होंने दिया डायनेमिक आइलैंड। बट ऑनेस्टली अगर तुमने डायनेमिक आइलैंड यूज किया तो वो सॉफ्टवेयर डिजाइन का ब्रिलियंट मास्टरपीस है। उनका जो हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहां पर उन्होंने उस चीज को फंक्शनल बना दिया सॉफ्टवेयर यूज करके, फॉर टाइमर, म्यूजिक, कॉल कंट्रोल, हर चीज के लिए। इन शॉर्ट अगर तुम्हें बताऊं, ये क्लेवर ट्रिक है जो हार्डवेयर प्रॉब्लम कॉम्पिटिटर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है उसको मास्क करने के लिए। अब लीक्ड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एप्पल ने और भी बहुत सारे वेरिएंट्स ट्राई किए, जैसे पॉप ओवर मेन्यू या फिर सॉलिड ब्लैक बार, इस फाइनल डायनेमिक आइलैंड वाले सॉल्यूशन पर आने से पहले। अभी जो उनकी स्ट्रेटजी एक नॉर्म बन चुका है, जो भी उनका बेस्ट होता है वो अपने प्रो मॉडल्स के लिए बचा लेते हैं, जैसे कि प्रीमियम मटेरियल लाइक टाइटेनियम या फिर की फीचर्स जैसे 120 हर्ट्ज प्रो मोशन, उन्होंने उसे प्रो मॉडल्स के लिए बचा के रखा है ताकि वो जो नॉर्मल मॉडल्स हैं उन्हें इंटेंशनली थोड़ा सा पीछे दिखाया जाए। बट उनकी स्ट्रेटजी सिर्फ ये नहीं है कि वो डिजाइन में और क्या ऐड कर रहे हैं, इंस्टेड द स्ट्रेटजी इज कि वो और क्या निकाल रहे हैं। एंड हर बार उन्होंने कुछ भी निकाला, चाहे वो हेडफोन जैक हो या फिर उनका लाइटनिंग पोर्ट, लोगों को वो चीज बहुत पसंद आई है। और एप्पल ने भी यही बोला कि वो तुम्हारी भलाई के लिए, चाहे वो चार्जिंग की डिब्बी क्यों ना हो। और वो इस चीज को बुलाते हैं करेज। Well, the reason to move on, I'm going to give you 3 of them, but it really comes down to one word: courage. The courage to move on, do something new,
that betters all of us. अब ये मॉडर्न आईफोन की जो स्टोरी है वो है स्टोरी ऑफ रिमूवल्स, और ये शुरू होती है 2016 में जब उन्होंने अपना हेडफोन जैक रिमूव कर दिया था। और एप्पल ने क्लेम किया कि इस चीज में बहुत करेज लगा, और उनकी पब्लिक जस्टिफिकेशन ये थी कि वो वायरलेस फ्यूचर की तरफ मूव करना चाहते हैं, स्लीकर डिजाइन चाहते हैं एंड अपने फोन को और ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं। बट इन रियलिटी ये मूव जो था यूजर हॉस्टाइल की तरह दिख रहा था, एंड इवन की द वर्ड्स फेमसली के नीले पाटिल ने इस चीज को स्टूपिड बुलाया एंड 31 टाइम्स इस मिसिंग जैक के बारे में मेंशन किया अपने रिव्यू के अंदर। लेकिन इस वायरलेस फ्यूचर के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट किसे था? वो था एप्पल के नए प्रोडक्ट एयरपॉड्स को। अब हेडफोन जैक रिमूव करने से सिर्फ एक आइडिया पुश नहीं हुआ, बल्कि उसने एप्पल के लिए एक मल्टी-बिलियन डॉलर मार्केट खड़ी कर दी, जो कि था खुद की एप्पल की एक्सेसरी। अब इस चीज ने एक प्लेबुक सेट कर दी थी एप्पल के लिए, जो कि वो फिर से रिपीट करने वाला था 2020 के अंदर अपने आईफोन के बॉक्स में से चार्जिंग ब्रिक रिमूव करके। अब इसका ऑफिशियल रीजन एनवायरमेंट। एप्पल ने क्लेम किया कि ये चीज उनकी पैकेजिंग को 70% कम कर देगी एंड 2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन एमिशन एनुअली खत्म कर देगी एंड 8,61,000 मेट्रिक टन्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक और बचाएगी। अ नोबल कॉज, बट यू माइट नॉट अंडरस्टैंड कि एप्पल के लिए इसने पैकेजिंग एंड शिपिंग कॉस्ट बचाई एंड साथ ही साथ एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर दी, और वो था कि चार्जर्स अब वो अलग से बेचेंगे जो कि हमें फ्री में मिलता था बॉक्स के अंदर, एंड ऑल्सो मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग और बाकी मैगसेफ एक्सेसरीज बेचने का एक और नया तरीका। बट नाउ यूल थिंक एप्पल एनवायरमेंट के बारे में और तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी उनकी उल्टी पड़ गई जब यूरोपियन यूनियन बीच में आ गई। ईयू ने पास किया कॉमन चार्जर डायरेक्टिव, जिसमें कि उन्होंने फोर्स किया 2024 तक हर फोन यूएसबी टाइप सी पर होना चाहिए। लेकिन क्यों? सेम वही एनवायरमेंटल रीजन जो एप्पल ने दिया था अपना चार्जर रिमूव करते टाइम, यानी कि ई वेस्ट रिडक्शन करना। लेकिन अब एप्पल ने क्या किया? इसके अगेंस्ट लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। वो रेजिस्ट करने लगे अपने प्रोप्राइटरी लाइटनिंग पोर्ट से दूर जाने के लिए, जिस पोर्ट से उनका मैसिव रेवेन्यू आता था थ्रू देयर मेड फॉर आईफोन लाइसेंसिंग प्रोग्राम। लेकिन फिर फाइनली उनको फोर्स कर दिया आईफोन 15 तक ये चीज रिमूव करने के लिए, और उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। दैट वाज रेयर मोमेंट जहां पे एप्पल का नैरेटिव ऑफ एक्टिंग ग्रेटर रेगुलेशंस की प्रेशर में दब गया। लेकिन यूजर्स का ट्रस्ट इतना ज्यादा था कि एप्पल को कोई भी कंट्रोवर्सी फेस नहीं करनी पड़ी। और 2017 में यूजर्स ने एक डिस्टर्बिंग पैटर्न नोटिस किया कि उनका जो पुराना आईफोन है नए आईओएस अपग्रेड के साथ स्लो होता जा रहा है। अब बहुत सालों तक ये चीज डिसमिस कर दी गई ये सोच के कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो कि डिजाइन ही इस तरीके से की गई है कि वो यूजर्स को फोर्स करे आईफोन अपग्रेड करने के लिए। लेकिन फिर गीक बेंच एंड बेंचमार्किंग कंपनीज ने इस चीज को रियल प्रूव कर दिया, और फिर एप्पल भी फोर्स हो गई ये चीज एडमिट करने के लिए। एंड फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो थ्रॉटल कर रहे हैं पुराने आईफोन्स की परफॉर्मेंस, लेकिन वो तुम्हारे भले के लिए, ये एक फीचर है, ये कोई बग नहीं है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बैटरी की एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो फोन को थ्रॉटल करते रहते हैं, ताकि अनएक्सपेक्टेडली एकदम से फोन खत्म ही ना हो जाए तुम्हारा, मतलब शट डाउन ना हो जाए। अब इस चीज पे पब्लिक बैकलैश इतना हो गया, लोगों का ट्रस्ट भी जाने लग गया, तो एप्पल ने फाइनली फिर अपोलोजाइज किया एंड डिस्काउंटेड रेट पे बैटरी बदलनी शुरू कर दी। बट इतने में डैमेज पूरा नहीं होता, एप्पल को $500 मिलियन में सेटल करना पड़ा यूएस कोर्ट के साथ, और $113 मिलियन में स्टेट इन्वेस्टिगेटर्स के साथ। बट द रियल प्रॉब्लम वाज, अब लोगों के दिमाग में ये सस्पिशन जाग गया था कि एप्पल हमेशा हमारे भले के बारे में नहीं सोच रहा है। अब इन कंट्रोवर्सीज की वजह से एक सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट आ गया लोगों के दिमाग में, लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ी चीज उनके लिए है बोर्डम। अब जो हर साल आईफोन के अंदर अपडेट्स आते हैं वो सब्सटैंशियल नहीं लगते हैं। लास्ट जनरेशन का एग्जांपल ले लो, जब आईफोन 14 आया था बहुत सारे लोगों ने रेडिट के ऊपर कि इट्स नॉट वर्थ इट बाइंग ओवर आईफोन 13, क्योंकि वर्चुअली सेम चिप है एंड सेम डिजाइन भी फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद आया आईफोन 15 जिसका हेडलाइन फीचर वाज यूएसबी टाइप सी, जो कि फोर्स किया गया था ईयू की तरफ से। उसके अलावा डायनेमिक आइलैंड 48 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि प्रीवियस प्रो मॉडल से ही लेकर आए थे। तो यहां पर पैटर्न तो क्लियर है, जो बड़ा रेवोल्यूशन होता था उसको रिप्लेस कर दिया गया छोटे छोटे आइटरेटिव स्टेप से। इसको और बेटर समझने के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूं इसका इनोवेशन स्कोर कार्ड। आईफोन X जो कि लॉन्च हुआ था 2017 में, उसके रेवोल्यूशनरी फीचर्स क्या थे? ऑल स्क्रीन ओलेड, फेस आईडी, जेस्चर नेविगेशन और होम बटन गायब हो गया था। उसके आइटरेटिव अपग्रेड्स क्या थे? डुअल OIS एंड A11 बायोनिक चिप। फिर उसके बाद आया आईफोन 13 2021 में, उसके रेवोल्यूशनरी फीचर्स कुछ नहीं थे, लेकिन आइटरेटिव अपग्रेड्स की बात करें तो A15 चिप, सिनेमैटिक मोड एंड बैटरी अच्छी हो गई थी। फिर आईफोन 14 आया 2022 में, क्रैश डिटेक्शन, इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, ये थे उसके रेवोल्यूशनरी फीचर्स। एंड आइटरेटिव A15 को थोड़ा बेटर कर दिया एंड फोटोनिक इंजन ऐड कर दिया। अब आईफोन 15 का रेवोल्यूशनरी फीचर था USB-C, जो कि मैंडेटरी हो गया था। एंड आइटरेटिव फीचर्स वर डायनेमिक आइलैंड, जो कि 14 प्रो में से उठाया था, 48 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि अगेन 14 प्रो में से उठाया था, एंड A16 चिप, जो कि अगेन 14 प्रो में से उठाया था। फिर आया आईफोन 16 2024 में, जिसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस था रेवोल्यूशनरी फीचर्स, जिसका हाल तुम्हें ऑलरेडी आई थिंक पता है। एंड आइटरेटिव में A18 चिप विद कैमरा कंट्रोल बटन। अब जैसा कि तुमने देखा, रेवोल्यूशनरी फीचर्स का जो कॉलम है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी की तरफ जा रहा है, व्हिच मींस कि एक स्टैग्नेशन वाली वाइब आने लगी है। बट यहां पर
पर एक शॉकिंग पार्ट आता है, व्हाट इफ ये जो साइन ऑफ फेलियर तुम्हें लग रहा है ये एक्चुअल में एक साइन ऑफ सक्सेस है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम काउंटर पॉइंट रिसर्च, आईफोन की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है लेकिन एप्पल की इनोवेशन स्लो डाउन नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हम देख ही गलत जगह पर रहे हैं। जो रियल इनोवेशन है वो अब सरफेस लेवल पर नहीं हो रही है, क्योंकि एप्पल बेटर आईफोन बनाने पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसका मेन एम है अब एक फोर्ट्रेस बिल्ड करना। एप्पल का ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट उसका आईफोन नहीं बल्कि उसका इकोसिस्टम है। ऐसा सोचो एक ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट है, उसके अंदर तुम्हें आईफोन, मैक, वॉच, एयरपॉड्स सब कुछ मिल रहा है और बहुत परफेक्टली काम कर रहा है एक साथ। बट जैसे ही तुम कुछ दूसरी दुनिया कनेक्ट करने की कोशिश करते हो उसके साथ, चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और इसको डिजाइन इसी वे में किया गया है कि इसको छोड़ना बहुत पेनफुल है। और इस स्ट्रेटजी के अंदर इसका सबसे पावरफुल वेपन है आई मैसेज। द ब्लू बबल वर्सेस ग्रीन बबल। ये कोई टेक्निकल लिमिटेशन नहीं है, ये कैलकुलेटेड बिजनेस डिसीजन है। एपिक गेम्स के लॉसूट में एक इंटरनल एप्पल की ईमेल रिवील हुई थी, जिसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव मेकिंग आई मैसेज फॉर एंड्रॉइड के अगेंस्ट में आर्ग्यू कर रहा था, सेइंग इट वुड रिमूव एन ऑब्स्टेकल टू आईफोन फैमिलीज गिविंग देयर किड्स एंड्रॉइड फोन्स। देयर इट इज। जो ग्रीन बबल है वो कोई बग नहीं है, दैट्स अ फीचर। वो डिजाइन ही किया गया है तुम्हें लॉक इन करने के लिए, एक सोशल प्रेशर बनाने के लिए। और ये पूरी पजल का सिर्फ एक पीस है। एयर ड्रॉप के थ्रू मैजिकली फाइल को भेजना, अपने आईफोन पे टेक्स्ट को कॉपी करना एंड मैकबुक पे पेस्ट कर देना। आधी ईमेल आईफोन पे लिखो एंड उसे कंप्लीट कर दो अपनी मैकबुक में जाकर। ये सारे फीचर हैं जो तुम्हें बाइंड करके रखते हैं एप्पल की दुनिया में। और ये इतने अच्छे एंड कन्वीनियंट है कि इनको स्विच करना एक मैसिव कॉस्ट बन जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन इस जस्ट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना सकता है, लेकिन नहीं, पेटेंट्स बचा के रखते हैं इसे। जो तुम मैग्नेटिक क्लिक्स देखते हो मैगसेफ चार्जर का, एप्पल स्टोर का लेआउट, सब पेटेंटेड है ताकि कोई भी ये सीमलेस एक्सपीरियंस कॉपी ना कर सके। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज यू कि क्या ये एक अल्टीमेट यूजर एक्सपीरियंस है या फिर द मोस्ट ब्रिलियंट टेक ट्रैप इन हिस्ट्री? इवन इस परफेक्ट वॉल्ड गार्डन के अंदर सब कुछ परफेक्ट नहीं है। बहुत लंबे समय से लोग ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं जो एप्पल फिक्स ही नहीं कर रहा है। जैसे कि नोटिफिकेशन, एक बार अगर तुमने ऐप को खोल लिया तो नोटिफिकेशन गायब, उसको वापस लाने का कोई रास्ता ही नहीं है। या फिर फाइल मैनेजमेंट व्हिच इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट। 2025 चल रहा है एंड एप्पल का फाइल मैनेजर इज लाइक अ नाइटमेयर एंड आई एम डैम श्योर तुम में से आधों ने उसको कभी यूज ही नहीं किया होगा। सिरी की बात करो तो वो ढंग से काम नहीं करती है। इवन कि तुम ऐप आइकन्स भी अपनी मर्जी से इधर उधर मूव नहीं कर सकते, वो एक ग्रिड में फिक्स्ड है। लेकिन क्यों? अभी तुम्हें बहुत छोटी चीजें लगेंगी लेकिन ये एड अप होकर बहुत बड़े कारण बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम आईफोन 15 प्रो की बात करो जिसकी टाइटेनियम बॉडी थी, रिपोर्ट्स के हिसाब से इन सम केसेस वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसे पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। जिस चीज ने एप्पल को फोर्स भी किया एक रेयर पब्लिक स्टेटमेंट देने पे कि हाँ हमारा बग था iOS 17 के अंदर। एंड थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि इंस्टाग्राम या उबर ये ओवरलोड कर देती है सिस्टम को। लेकिन इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, दैट इज राइट टू रिपेयर। अब सरफेस लेवल अगर देखो तो एप्पल बहुत अच्छे से खेल रहा है कि हाँ भाई सेल्फ रिपेयर कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि उनके सेल्फ सर्विस रिपेयर प्रोग्राम में वो तुम्हें ऑफिशियल पार्ट्स एंड टूल्स खरीदने देते हैं। अब जहां पे वो एक हाथ से चीज पकड़ा रहे हैं दूसरी हाथ से चीज ले रहे हैं, उनका एक सिस्टम है जिसे बोलते हैं पार्ट स्पेयरिंग। यानी कि तुम अगर कोई मेजर कंपोनेंट रिप्लेस कर रहे हो जैसे कि स्क्रीन या बैटरी, तो वो एप्पल का सर्वर ऑथेंटिकेट करेगा उस चीज को। अब तुम अगर किसी और आईफोन से पार्ट निकाल कर डाल रहे हो या फिर थर्ड पार्टी कंपोनेंट यूज कर रहे हो, तुम्हारे कुछ फीचर्स ऐसे जो डिसेबल हो जाएंगे और तुम्हें एक वार्निंग मैसेज भी आ जाएगा। अब ये प्रैक्टिस जो है बहुत गलत है इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स के लिए। अब रिपेयर एक्सपर्ट्स एट iFixit आईफोन 14 के फिजिकल डिजाइन से इतने इंप्रेस हो गए थे कि उन्होंने इसकी रिपेयरेबिलिटी को 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी थी। बट बाद में उन्होंने डिस्कवर किया सॉफ्टवेयर लॉक्स के बारे में और फिर रेटिंग को ड्रॉप कर दिया डू नॉट रिकमेंड यानी कि 4 आउट ऑफ 10। तुम लोगों को लग रहा होगा ये सेफ्टी या क्वालिटी की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। टिम कुक ने खुद एडमिट किया था इन्वेस्टर्स के सामने, व्हेन पीपल कैन इजीली रिपेयर देयर डिवाइसेस दे डोंट बाय न्यू वंस। अब ये भी एक अटेम्प्ट है डिवाइस की लाइफ साइकिल को कंट्रोल करना, खरीदने से लेके उसके डेड होने तक। सो इनोवेशन स्लो हो गई है, कंट्रोवर्सीज रियल है, यूजर्स की फ्रस्ट्रेशन भी वैलिड है, लेकिन फिर भी आईफोन मोस्ट पॉपुलर फोन इन द वर्ल्ड क्यों है? क्यों ये बार बार वापस आ जाता है? क्योंकि इतने सारे फ्लॉज होने के बाद भी आईफोन के ऐसे फंडामेंटल एरिया है जहां पे कंपटीशन तो छोड़ो, कॉम्पिटिटर्स टच भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल की ए सीरीज चिप। अब क्योंकि एप्पल डिजाइन करता है अपनी चिप स्पेसिफिकली अपने खुद के सॉफ्टवेयर के लिए, वो जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी अचीव कर पाते हैं कॉम्पिटिटर्स स्ट्रगल करते हैं उस चीज को अचीव करने में। अब सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो कि तुम्हारी एवरीडे टास्क को स्मूथ एंड फास्ट बनाती है, वो तुम A17 प्रो चिप भी अगर लो आईफोन 15 प्रो की, तो स्नैपड्रैगन की राइवल जो चिप है उससे 26% आगे है। अब ये सिर्फ बेंचमार्क्स में जीत नहीं हो रही है, तुम्हारा जो आईफोन है वो लॉन्गर रन में फास्ट एंड स्मूथ लगता है, जिसका मतलब है कि आईफोन की सबसे बड़ी लेकिन मोस्ट अंडररेटेड स्ट्रेंथ क्या है? उसकी लॉन्जेटिविटी। अब एक आईफोन के मेजर iOS अपग्रेड्स कितने साल के लिए आते हैं? 5 साल, 6 साल, किसी किसी केस में 7 साल के लिए भी। जैसे 6S की अगर रिलीज डेट देखो 2015 है, उसकी सिक्योरिटी अपडेट 2021 तक मिल
रहे थे। अब इसको तुम एंड्रॉइड से कंपेयर करो, जो फ्लैगशिप फोन है गूगल पिक्सल या फिर सैमसंग लगा लो, उनमें भी सिर्फ 5 से 6 साल तक अपडेट्स मिलते हैं और चीपर मॉडल्स में सिर्फ 2 से 3 साल। जिसका मतलब है जो आईफोन तुम आज खरीद रहे हो वो एंड्रॉइड के कंपैरिजन में ज्यादा देर चलेगा, ज्यादा देर सिक्योर रहेगा, और इसी की वजह से आईफोन की एक फाइनेंशियल सुपर पावर आती है जो है रीसेल वैल्यूज। अब डेटा के हिसाब से आईफोन की 1 साल के बाद जो वैल्यू है वो रह जाती है 80%, यानी कि सिर्फ 20% कम हुई। और सैमसंग अगर फ्लैगशिप कंपेयर करो तो 30 से 40% कम हो जाती है। एक एनालिसिस में पता चला कि आईफोन 15 प्रो मैक्स की जो डेप्रिसिएशन थी वो सिर्फ 14.5% थी। ऑन द अदर हैंड सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की नियरली 30% एक साल के अंदर। इसका मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखो तो आईफोन बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद आती है आईफोन की प्राइवेसी शील्ड यानी कि ATT, एप्पल्स ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। अब इसके अंदर हर ऐप को फोर्स किया जाता है जब भी उसे एक्सेस की परमिशन चाहिए तुम्हें ट्रैक करने के लिए, वो हर बार पॉपअप करेगा। अब इसकी रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ कोर्स डिबेटेबल है, लेकिन प्रो कस्टमर्स जो हैं उनके हाथ में कितना कंट्रोल आ जाता है जो कि एंड्रॉइड अभी भी मैच नहीं कर पा रहा है। अब तुमने वो लाइन सुनी होगी, व्हाट हैपेंस ऑन योर आईफोन स्टेज ऑन योर आईफोन। अब इस कंट्रोल की वजह से वो अपने स्टेटमेंट पे भी खरे उतर रहे हैं। अब इन स्ट्रेंथ्स की वजह से एक पावरफुल लूप बन जाती है, यानी कि आईफोन बेटर परफॉर्म करता है, लास्ट लॉन्गर, एंड उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है जब तुम उसे बेचने वाले हो। तो ये फाइनेंशियली एंड प्रैक्टिकली रैशनल बनाता है एक और आईफोन खरीदने टाइम। अगर आज के आईफोन की बात करें तो इट्स सेफ एंड आइटरेटिव, आई नो, लेकिन कंपनी यहां पर लंबी गेम खेलना चाहती है। अगर तुम इनका पेटेंट वॉल्ट देखो तो तुम्हें वो फ्यूचर दिख जाएगा जो ये बनाना चाह रहे हैं। अब सालों से एप्पल जो है अपने फोल्डेबल आईफोन्स के लिए पेटेंट फाइल कर रहा है। यहां पर हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, एक कॉम्प्लेक्स हिंज मैकेनिज्म, क्रैक रेजिस्टेंट ग्लास, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ, एंड इवन की ट्राईफोल्ड डिस्प्ले एक आउटर डिस्प्ले के साथ, एंड इवन की वो अपने ऑल स्क्रीन ड्रीम पर भी काम कर रहे हैं। दैट मींस फेस आईडी जो है वो अंडर डिस्प्ले, कैमरा अंडर डिस्प्ले, दैट मींस जो नॉच आती है आइलैंड, डायनेमिक आइलैंड, वो कंप्लीटली रिमूव करने का। अब अगर हम क्रेडिबल सोर्सेज की बात करें, दैट मींस ब्लूमबर्ग्स मार्क गर्मन या फिर एनालिस्ट मिंग ची कुओ, अकॉर्डिंग टू देम फर्स्ट आईफोन फोल्ड हमें देखने को मिल सकता है 2026 या फिर 2027 में। अब ये रिवील करता है उनकी ट्रू स्ट्रेटजी। वो बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि वो सैमसंग को अपना गिनी पिग बनाए, क्योंकि सैमसंग यहाँ पे इनोवेट करता रहेगा न्यू टेक के लिए, एंड एप्पल उसे देखकर उससे सीखेगा एंड अपना खुद का वर्जन बिहाइंड द सीन्स परफेक्ट करता रहेगा। एंड अगर तुम काउंटर पॉइंट रिसर्च की बात करो तो फोल्डेबल मार्केट जो है बहुत छोटी है, तो एप्पल को यहाँ रश करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 2023 की बात करें तो सिर्फ 1% फोल्डेबल की मार्केट है। सो एप्पल का बेसिकली यहाँ पर जो गोल है वो फर्स्ट आना नहीं है, बट जब मार्केट रेडी हो जाए तो बेस्ट दिखना है। और अगर हम करंट साइकिल की बात करें जो कि बहुत आइटरेटिव है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिंग स्ट्रेटजी। और जब राइट मूवमेंट आएगा तो आईफोन X की तरह वो मार्केट को रीडिफाइन कर देंगे। सो इस सब के बाद फाइनल क्वेश्चन इज कि आईफोन क्या वर्स हो रहा है। देखो, अगर तुम बेटर को डिफाइन करते हो उस रेवोल्यूशन से जो तुमने अर्ली डेज में देखा जब आईफोन जस्ट लॉन्च हुआ था या फिर आईफोन X के टाइम पे, तो यस, क्योंकि स्पीड जो है विजिबल इनोवेशन की वो बहुत स्लो हो गई है। इट्स लाइक क्रॉलिंग एंड नॉट रनिंग। यूजर का एक्सपीरियंस भी खराब हो रहा है सॉफ्टवेयर फ्लॉज की वजह से या एप्पल की कॉर्पोरेट डिसीजंस की वजह से, जैसे कि बैटरी गेट या वॉर ऑन रिपेयर। ऐसे बहुत से रीजंस एप्पल ने हमें दिए वो ट्रस्ट जो उन्होंने बिल्ड किया था वो खोने के लिए। बट अगर तुम इस चीज को डीपली समझने की कोशिश करो, जो आईफोन की फाउंडेशन है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। उसके अंदर जो सिलिकॉन चिप है दैट इज वर्ल्ड बीटिंग, जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है दैट इज लॉन्गर देन कॉम्पिटिटर, अपनी वैल्यू जो है लग्जरी वॉचेस की तरह रिटेन करके रखता है, पावरफुल है, रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन वो जो इकोसिस्टम कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है दैट इज अनमैचेबल। सो द ट्रुथ इज कि आईफोन जो है वर्स नहीं हो रहा है, दैट इज वो मैच्योर हो रहा है। अब वो एक स्क्रैपी डिसरप्टर से ट्रांजिशन होके एक डोमिनेंट किंग बन चुका है जो कि अपने कैसल को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब कि जो कंपनी का मेन गोल है वो रेवोल्यूशन की तरफ ना होकर रिटेंशन की तरफ है। इनोवेशन जो है वो रुकी नहीं है, वो सरफेस से उठकर फाउंडेशन तक जा रही है। उसमें तुम्हारी सिलिकॉन चिप भी आती है, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी आती है, एंड वो जो ब्यूटीफुल गार्डन दैट मींस इकोसिस्टम जो बिल्ड किया है उनकी वॉल्स भी आती है। नाउ द रियल क्वेश्चन एज अ यूजर शुड नॉट बी कि व्हाट्स न्यू, बट इंस्टेड कि जो टोटल पैकेज तुम्हें मिलता है फोन का, इकोसिस्टम का, एंड जो तुम्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं वो स्टिल वर्थ इट है या नहीं। एप्पल ने जो ब्यूटीफुल सा एक गोल्डन केज बनाया उसके अंदर तुम खुश हो या नहीं। लेट मी नो योर फाइनल वर्डिक्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर इस वीडियो की वजह से तुम्हारा थॉट प्रोसेस आईफोन की तरफ चेंज हुआ तो नीचे लाइक बटन है उसे भी दबा के चेंज कर दो, एंड जो सब्सक्राइब बटन है अगर तुमने उसे लाल से चेंज नहीं किया तो उसे भी क्लिक करके चेंज कर दो। एंड ऑल सेट।